टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, फिर प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स जितने बीच में आते जाएँगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आज। ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, 30 मिनट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे आज। मैप्स मैप्स में डिस्कस करेंगे बोडोलैंड और लैंग्वेज टाइप्स के ऊपर जो एक आया है आज, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है असम के ऊपर में, उसको डिस्कस करेंगे। क्विक रिकैप करेंगे लास्ट में, जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो सारा कुछ। फिर वोकैब्स देखेंगे आज, जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं वो सब। बीच-बीच में भी मैंने डाल रखा है। पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको बीच-बीच में भी ब्रैकेट्स में वोकैब्स मिलते रहेंगे। फिर एक मेंस क्वेश्चन जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा सेक्शन में, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एडिटोरियल में कौन-कौन से है? लैक्स ऑन सेफ्टी, नेविलियन वाइज़ैक डिज़ास्टर, जो अभी कुछ दिन में आप देखिए कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके पहले, उसके जस्ट पहले और जस्ट थोड़ा दिन के बाद काफ़ी सारे डिज़ास्टर, 3-4 डिज़ास्टर जो हैं एक साथ आते गए हैं अभी साउथ इंडियन स्टेट्स और सिटीज़ में। जैसे कि वो अभी वो गैस लीक हुआ था वो सब भी, तो वो सब के बारे में एक छोटा-सा आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट असम इंक्लूसिव इथियोस, मतलब अभी जैसे पहले से भी असम का जो मैटर है ना, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड अप मैटर है। मतलब छोटा-सा स्टेट है लेकिन उसके अंदर एनआरसी, सीएए, बोडो ट्राइब, फिर आपका वो असमी लैंग्वेज, फिर और सारे ट्राइब्स के लैंग्वेज, फिर आपका इंसर्जेंसी, जैसे बाहर से दूसरे बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं वहाँ उसके अंदर में, बहुत सारा उसके अंदर टॉपिक है। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, सारा टॉपिक्स को एक साथ मिला कर के आज ही बना दूँगा, 15-20 मिनट का टॉपिक होगा, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि असम में जो नया लॉ आने वाला है, आपका आर्टिकल जो आने वाला है नया, जो कि असम के लॉज़ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ऐसा कर देगा कि स्टैंडर्ड 10 तक असमीज़ पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, मतलब इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय में, उसमें भी। और कुछ-कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ-कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि बस खाली एक्सक्लूज़न उनको, वो उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो नेक्स्ट उसके बाद पुलिस रिफ़ॉर्म, जैसे आपको पता है साउथ इंडियन एक स्टेट के अंदर में केरला केरला पुलिस के ऊपर पूरा आजकल चल रहा है घमासान की, किस प्रकार से उनको स्टूडियल जो डेथ हो गई है एक 2 फादर और सन डीओ का, तो उसकी वजह से जो चल रहा है, तो उसी के ऊपर एक और आर्टिकल आ जाए, इसको होलिस्टिकली हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन एक नया मतलब वैक्सीन के नाम पे आपको पता ही होगा, अभी निकाला गया है इंडिया में, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, अभी ह्यूमन ट्रायल पे गया है। अगर ये जैसे ह्यूमन ट्रायल पास कर जाता है, तो फिर ये इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन होगा, इनफैक्ट वर्ल्ड में फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन होगा, जो कि काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट और अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। क्योंकि वैसे वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल तो फ्रांस ने भी कराया है, ब्रिटेन ने भी कराया है, यूएसए ने भी कराया है, बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन कोई सा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सिवाय पतंजलि के। नेशनल न्यूज़ में हम लोग देखेंगे माइग्रेंट फूड ग्रेन्स रीच लेस देन 15% ऑफ 8 करोड़। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ के अंदर, मतलब न्यूज़ काफ़ी लंबा है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं। इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यही बता देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है कि अभी अभी गरीब वो 2 ऐसे आपके हैं कि पहले से तो आपको मिलता ही था जैसे राशन, फ्री में राशन कार्ड के ऊपर। फिर राशन कार्ड जिसके पास नहीं था तो उनको आधार कार्ड के ऊपर में राशन मिलना शुरू हो गया था, जिस वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना जो है, तो उसके अंतर्गत ये बिना राशन कार्ड के और बिना वोटर आईडी के किसी भी स्टेट से कोई भी बंदा ले सकता था अनाज। लेकिन वो चीज़ अभी कुछ दिन में जो है कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो वाला सेवा, क्योंकि उसके ऊपर क्या रैशनल क्या दे रही है सरकार, उसी के ऊपर जो है रैशनल ये इस वाले आर्टिकल में है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल में तो अभी जुलाई का जो जो भी हमने राशन भेजा था वो खोला भी नहीं है उन्होंने, सिर्फ मई और जून का ही राशन वो लोग दिए हैं, वो भी बहुत कम, मतलब बहुत नॉमिनल परसेंटेज में दिए हैं। और बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में तो 0% भी, ऐसा भी है कि 0% वो लोग जो है कि पीएमजीकेएवाई वाले कोटा से वो लोग राशन देना शुरू किए हों, और बाकी वो लोग नॉर्मली कोटा से दे रहे हैं। तो हो सकता है उनके पास उतने माइग्रेंट्स ही नहीं होंगे कि वो लोग इस प्रकार से उनको देना पड़ रहा हो। तो जिस वजह से आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे 15%, 10% ऐसे, तो एट एन एवरेज 15% ऑल ओवर इंडिया में जो है कि इस वाले से वितरण हो रहा है, जिस वजह से हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। तो ये था इसका मोटा-मोटी। प्रीलिम्स में हम लोग देखेंगे आज मैप्स मैप्स में देखेंगे असम स्टेट के लैंग्वेज ट्राइब्स देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं। फिर नेवेली वाइज़ैक जो है वो भी मैप में देखेंगे, और फिर
ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग प्रीलिम्स में कि कौन-कौन से ट्राइब जो हैं कि जो असम को अगर वो अगर अभी ओबीसी हैं, बाद में अगर एसटी, एससी में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर असम जो है पूरा का पूरा ही एक शेड्यूल स्टेट माना जाएगा और उसमें बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस उनको मिल जाएँगे। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस हाइलाइट्स देखेंगे हम लोग, हाइलाइट्स देखेंगे बस। आत्मनिर्भर स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग असम वाले आपके न्यूज़ के ऊपर, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव इथोस। तो इसमें आप देखिए कि कौन-कौन से लैंग्वेज किस-किस जगह पे बोले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, पहले ये जो मेघालय भी ये जो बना था ना, यहाँ पे जो मेघालय है, तो यहाँ पे आपका गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों ट्राइब्स हैं। वही तीनों ट्राइब्स के जगह के नाम पे यहाँ पे जो हिल भी है ना इस जगह पे, तो वो हिल भी ये गारो, खासी, जयंतिया के नाम पे ही यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे गारो, यहाँ पे खासी और यहाँ पे जयंतिया। तो जब 1960 में एक बार जब आपका यहाँ पे फिर उस टाइम पे भी 1960 में ना वह यहाँ पे एक मतलब लैंग्वेज बिल लाया गया था, जिसके वजह से ही गारो, खासी, जयंतिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया था और काफ़ी अशांति आई थी स्टेट के अंदर, जिसके वजह से फिर वो लोग मेघालय स्टेट बनाने पे मजबूर हो गया था, उनको अलग ही एक रीज़न दे दिया गया था। तो ये एक रीज़न हो सकता है बहुत बड़ा, जिसके वजह से जो है कि टाइम टाइम पे यहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज़ जो हैं अपना-अपना वहाँ के जो नेता लोग हैं, जैसे आपको पता ही है कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस करा था कि अलग-अलग लीडर्स जो हैं वो अपनी प्रोमिनेंस दिखाने के चक्कर में वहाँ के जो छोटे-मोटे जो ये टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत आग देते हैं, ताकि कल होके अगर वो टॉपिक्स मतलब अगर बड़ा हो करके और ये वायलेंस इतना ज़्यादा फैल करके अगर उनका अपना एक अगर स्टेट बन जाता है, तो उनके लीडर्स कौन होंगे? उनके चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? वही सारे लीडर्स होंगे। उनके घर के फिर उसके बाद उनके जितने आने वाले वंशज होंगे वो लोग उसके बाद चीफ मिनिस्टर और वो सब बनते रहेंगे। तो ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब हमारे सिर्फ़ हमारे देश में नहीं और दूसरे देश में भी होता है और अलग स्टेट्स में भी ऐसा फ़ॉलो किया जाता है। तो इसी के तो अब ये जो एक बार यहाँ पे स्टेट बनाकर इनको दे दिया है, उसके बाद फिर एक कुछ ही दिन में फिर बोडोलैंड वाला भी हुआ था। हालाँकि इनके जो जो नॉर्म्स हैं, माँग है, वो सब काफ़ी लेजिटिमेट है कि इनका लैंग्वेज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज जो इनका जो भी ये यूज़ करते हैं या फिर जो भी वो बोलते हैं, वो चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं अंडरमाइन नहीं करे सरकार। लेकिन उसका एक तरीका होता है और उसके लिए आप वायलेंस करना ये ठीक नहीं है। तो अभी देखिए इसके अंदर कितने स्टेट्स हैं, ये कितने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। असमी तो बोला जाता है, फिर कर्बी है, फिर असमी सेंट्रल, बोडो, फिर ये कि असमी मतलब ब्रह्मपुत्र वैली जो है ना, उसके आस-पास में असमी ही बोला जाता है ज़्यादातर। क्योंकि जैसे इसमें आर्टिकल में भी इन्होंने लिखा है कि इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेड का यही लैंग्वेज है। तो जिस वजह से असमी लोग मतलब यहाँ के जो ट्राइबल लोग भी हैं वो सब भी असमी बोलने लग जाते हैं। तो अब क्या है, मैटर क्या है? अब मैटर ये है कि जो असम की जो सरकार है वो अपनी मतलब पॉलिटिक्स खेलते हुए उन्होंने ये कहा है कि स्टैंडर्ड 10-12 जो है और असमी लैंग्वेज में जो करेगा वही गवर्नमेंट जॉब पा पाएगा आगे चल करके और अनिवार्य कर दिया है सारे स्कूल में इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय। तो सबसे हम लोग देख लेते हैं कितने सारे ट्राइब्स जो हैं मेन ट्राइब्स यहाँ पे असम में हैं। असम के अंदर जो ट्राइब्स हैं आपके टोटल बहुत सारे मतलब ट्राइब्स हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जैसे जिसमें कि 106 सब ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं और वो सब ग्रुप अभी फ़िलहाल ओबीसी में हैं। अगर उनको अगर जो है कि अगर एसटी का जो स्टेटस मिल जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब का क्योंकि उनका ऐसा माँग है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है पिछड़ा वर्ग हैं और हमारा इलिटरेसी भी हम में बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से हमें हमें लोग दबा मतलब बाकी कम्युनिटी हमें दबा ना दे जिस वजह से हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चाहिए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रोमिनेंट वैसे तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं लेकिन सबसे प्रोमिनेंट कौन-कौन से हैं? चुटिया, कूच, राजबोंसी, मारक मंथन, ताई अहोम। तो इसमें अभी फ़िलहाल आदिवासी कंप्राइज़ जो है 18% असम का जो पॉपुलेशन है उसमें आदिवासी है। अगर इनको भी अगर ऐड कर देता है तो असम जो है वो सबसे मतलब मेजॉरिटी स्टेट हो जाएगा जो कि ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट है। मैं चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल ट्राइबल सबसे ज़्यादा ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट कौन-सा है वो बताइए? एक वैसे मैं क्विक फैक्ट बता देता हूँ कि जैसे असम लद्दाख को भी अभी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट डिक्लेयर करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे 96% करीब ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और चूँकि वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है तो जिस वजह से उसमें जाके बाहर के लोग जा कर के वहाँ पे ज़मीन खरीद करके और वहाँ का एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, जिस वजह से उसको मतलब ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट डिक्लेयर करके मतलब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर करके और उसके
जो पुराने राइट्स थे, जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर था, बाहर लोग जा कर के वहाँ पे ज़मीन ना ले पाएँ, वो उसको प्रिज़र्व करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। तो ट्राइब्स में ट्राइब्स इसके कौन 3 ट्राइब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टी ट्राइब, ये लोग बिहार, झारखंड से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से इनको ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी और लेटर ऐसा हुआ कि इनको असम में ही ये लोग फिर बाद में जब ब्रिटिश चले गए तो ये लोग असम में ही उतने दिन से रह रहे थे तो वहीं पे फिर ये लोग बस गए। फिर अभी फ़िलहाल ये ओबीसी हैं, बाद में जाके ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को दे दिया जाए एसटी स्टेटस। और अगर इनको मिल जाता है तो 53% जो है टोटल जो टी प्रोडक्शन है वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की तरफ से है। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेट, मतलब जो सबसे बड़ा जो चंक है एसटी कम्युनिटी का, वो इनका इसी स्टेट के अंदर। वैसे ये 1-2 आस-पास वाले स्टेट में भी रहते हैं। फिर और ये भी है कि ये लोग जो टी उगाते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ़ ये वाले टी कम्युनिटी जो है वही लोग उगाते हैं सारा कुछ। ये टी ट्राइब जो है यही सबसे ज़्यादा टी पूरे इंडिया भर में उगाते हैं। कूच राजवंशी इसमें इसमें राजवंशी जो है ये एक मतलब रॉयल कम्युनिटी माना जाता है वहाँ के। और ओरिजिनल ये लोग ओरिजिनली जो है असम से ही है, एंशिएंट ट्राइब है यहाँ के। और इनका जो होमलैंड है वो वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब जगह से है। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में ये बहुत जगह पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये लैंग्वेज भी इनका बोला जाता है। इनफैक्ट बांग्लादेश, नेपाल में भी बोला जाता है। तो राजवंशी प्राइमरी जो है वो हिंदुइज़्म और सनातना धर्म को पालन करते हैं, बोथ शैवा और वैष्णवाइज़। तो शैवा मतलब आपको पता होगा शिव। तो ये लोग ये कम्युनिटी के अंदर आते हैं और ये लोग रिलीजन फॉलो करते हैं। मोरान कम्युनिटी में क्या है? मोरान कम्युनिटी इज़ एब ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ असम, जो कि 13th सेंचुरी के टाइम पे साउथ ईस्टर्न रीजन में ये लोग ब्रह्मपुत्र वैली में ये लोग आकर के बसे थे। और उस टाइम से जो है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और इनका एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी था जब तक ओहोम इस यहाँ पे आए नहीं थे। ओहोम भी एक अलग ट्राइब है। तो इस वजह से ये जो ट्राइबल वर्ड है ये इनके लिए काफ़ी बड़ा एक मतलब पीपल लाइक मूसिंग, मुरुंग, मूंग, ताई एग्ज़ाम्पल, ये सब एक्सेट्रा, ये सब जो है ना, ये सब पॉसिबल, ये सब जो ट्राइब्स हैं इनके जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंस रखते हैं इस वाले स्टेट के लिए और इस वाले कम्युनिटी के लिए। In early 17th century, Aniruddha Deva converted them into Vaishnavism and brought about the regeneration of their society and culture. ये 17th सेंचुरी में जैसे कि अनिरुद्ध देवा के कोई एक थे जिन्होंने इनको कन्वर्ट करवाया वैष्णविज्म में। और वैष्णविज्म सेवाइज्म ये सब आप पढ़ते होगे, आपका आर्ट एंड कल्चर में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये उस टाइम पे जो है इनका कल्चर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वैसे हिंदुइज्म नहीं है ये लोग। स्ट्राइकिंग ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव थ्योस। तो अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो जैसा हमने बताया कि लैंग्वेज जो है कि वो यहाँ पे प्रोमिनेंस हो गया है कि अब जो 1 से लेकर 10 तक में केंद्रीय विद्यालय में भी जो है असमी लैंग्वेज जो है वो खास हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट जैसे बराक वैली, बोडोलैंड, जो ऊपर जो नॉर्दर्न स्टेट्स जो था, नॉर्दर्न रीजन जो था जहाँ पे बोडो रीजन था, वो बोडो रीजन में अभी भी जो है कि ये असमी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होगा। और जो 6th शेड्यूल एरियाज़ जो हैं बहुत सारे पैचेज़ में आपके पूरे असम के अंदर में, तो वो सारा मैं एक मैप डाल दूँगा, इसमें डालना मैं भूल गया। तो वो मैप जो है आप देख लोगे उसमें, तो उसमें आपको जो शेड्यूल ट्राइब जो पैचेज़ में जो जहाँ-जहाँ है, वो सब आपको दिख जाएगा। मैं पीडीएफ में डाल कर के अपलोड करूँगा तो पीडीएफ में डाल कर के करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो उसमें पैचेस में अलग-अलग जगह पे 6th शेड्यूल एरियाज़ है, तो वहाँ पे भी जो है असमी लैंग्वेज जो है कंपल्सरी नहीं होगा। फिर लेकिन बंगाली, बोडो और भी जो इंडिजीनियस जैसे जो शेड्यूल वाला जो लैंग्वेजेस है, वो लोग अपना जो है प्रोमिनेंस अभी भी बरकरार रखेंगे, उनकी प्रायोरिटी जो लिस्ट है वो फीकी नहीं मानी जाएगी। असमी नेशनलिस्ट का जो ये एक मूव है असम के गवर्नमेंट के द्वारा। तो असमीज़ जो लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से खुश हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हमने अभी आगे डिस्कस किया, जिसमें देवरीस, रभास और भी बहुत सारे छोटे-मोटे जो ट्राइब्स हैं। तो वो लोग का जो मदर टंग है उनका अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा मदर टंग अब धुल-मिल हो जाएगा, अब कोई नहीं पहचानेगा।
तो स्टैटिस्टिक्स, ये जो पॉलिटिक्स जो खेला जाता है वो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर खेला जाता है कि डाटा दिखा के आपको दिखा बताया जाता है कि देखिए आपका जो लैंग्वेज है वो खतरे में है अभी। अगर आप अपने लैंग्वेज के बारे में आवाज़ नहीं उठाएँगे तो हो सकता है आपका लैंग्वेज कुछ दिन में बिल्कुल मर जाएगा। तो ये इस वाले के वजह से ही जो है ये नॉर्थ में भी, आपका नॉर्थ इंडिया में भी देखा गया था बहुत दिन पहले कि हिंदू और मतलब उर्दू और हिंदी के ऊपर में लोगों को किस तरीके से बाँटा गया था। और ये चीज़ सिर्फ़ वहीं नहीं, फिर आपका बिहार और ये सब जगह में भी जब मगही, अवधी, भोजपुर, गढ़वाली, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब रिच लिटरेचर है इनका, काफ़ी ज़्यादा इनका लिंग्विस्टिक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है। लेकिन फिर भी जो इनका जो डायलेक्ट्स है वो चूँकि हिंदी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है, जिस वजह से इनको जो है कि उतना ज़्यादा मतलब दर्जा जो मिलना चाहिए वो दर्जा इनको नेशनली मिल नहीं पाया है। और हिंदी के तले ये लोग दब गए हैं। तो यही सेम चीज़ जो है अब असम में भी हो रहा है कि असमी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रोमिनेंट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो और बाकी जो छोटी-मोटी जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर जाएँगे। अब इसके थ्रू जो है कि सेंसस डाटा जो है वो ऐसा पोर्ट्रे करता है कि आपका जो लैंग्वेज है, असमी लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी जो इन्फिल्ट्रेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल से आया है, बहुत सारा बांग्लादेश से आया है, जो कि आपके बॉर्डर एरियाज़ पे वो लोग रहते हैं। तो वो लोग की वजह से आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और हो सकता है कि आपका आगे चल के लैंग्वेज ख़त्म ही हो जाए। तो इस वजह से जो असमी स्पीकर फ़िलहाल 2011 सेंसस के नाम पे 48.38% ऑफ द पॉपुलेशन थे, और फिर 1971 में ऐसा परसेंटेज जो था वो 60.89% था, असमी लैंग्वेज स्पीकिंग वाले लोग। तो जिस वजह से ये सब डाटा दिखा के उनको डराने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे असम बोलते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जो आपका ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो रीजन है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो असम ही बोलते हैं। जो ब्रह्मपुत्र वैली मतलब जहाँ-जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो गया है उसके आस-पास के रीजन जो है वो वहाँ पे असम ही बोलते हैं, क्योंकि स्टेट का जो बेसिकली वहाँ पे लैंग्वेज है, सबसे वाइडली स्पीकिंग जो लैंग्वेज है वो यही है। और जबकि आप ट्राइबल लैंग्वेजेस देखिए जिसको प्रोमिनेंस उतना नहीं मिला है, जो कि ये लाओ आने की वजह से और भी ज़्यादा दब जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जैसे राजभाष कम्युनिटी जो कि जो जो हमने पढ़ा भी आगे, ट्राइबल वो ये वाला बोलते हैं लैंग्वेज। फिर देओरीज कम्युनिटी, फिर मिसिंग ट्राइब, ये सब जो ट्राइब्स हैं वो लोग का, जैसे मिसिंग ट्राइब का ये जो राइटर हैं वो खुद भी मिसिंग ट्राइब्स हैं। तो ये बताते हैं कि 41.13% पहले स्पीकर थे 2001 के सेंसस में, जो कि घट करके तो 2011 में 14.28% तक आ गया। मतलब ये हर साल कितने लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं बोलने में, वो का इसका परसेंटेज देता है। तो 41.31% लोग और ज़्यादा बोलने लग गए थे 2001 के सेंसस में। उसके बाद 2011 में देखिए कि सिर्फ 14% लोग और ज़्यादा बोलने लग गए हैं आपके ये मिसिंग ट्राइब के लैंग्वेजेस। फिर देओरीज जो है वो 56.919 था आपका 2001 के सेंसस में, फिर 2011 में 15.79% आ गया। कितना घट के नीचे आ गया। मतलब असमीज़ में तो आपका 60 से बस खाली कितना 40s में ही तो आया था ना। ये चीज़ तो आप देखिए कि मतलब 30-40 का मार्जिन होते जा रहा है। फिर राभास कम्युनिटी जो है वो भी आपका 18.28 23% जो था वो 2001 के सेंसस में था, और 2011 में -15.04% आ गया। मतलब कंप्लीटली जो ये लैंग्वेज जो है ख़त्म ही हो गया, करीब-करीब ऐसा हो गया। सोनोवाल, कचराइस, तिवाइस, ये तो कम्प्लीटली ये लैंग्वेज लॉस्ट हो चुका है। मतलब बहुत लोग अब घर पे भी वो चीज़ नहीं बोलते हैं। तो क्या है कि क्रॉस मैरेजेस और ये सब सारा कुछ होने से जो घर में जो एक एक जो बाद में जो जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को चला नहीं पाते मदर टंग को, और जिस वजह से जो लैंग्वेजेस हैं वो सब पेरिश होते जा रही हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ सिंस यहाँ पे लिंग्विस्टिक जो टेरिटरीज़ हैं इनका, वो अगर अगर लैंग्वेजेस ही ख़त्म हो जाएगा तो इनके टेरिटोरियल प्रोटेक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उन पे अटेंशन नहीं देगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। जिस वजह से जो है कि असम के अंदर 30th अक्टूबर 1985 के टाइम पे असम गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स की थी। ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें टेरिटोरियल प्रोटेक्शन चाहिए, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन चाहिए। तो असम गवर्नमेंट उस टाइम पे एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिसिंग लैंग्वेज और ये सब जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स इनको दिलवाया कि क्लास 3 से लेके 4 तक मिसिंग डोमिनेटेड एरियाज़ में आप ये तरह का लैंग्वेज आप बोलोगे, सीखोगे, पढ़ोगे। उसके बाद
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जो है प्राइमरी लेवल में आपका जाके चेंज हो गया, ठीक है? और उस टाइम पे थोड़ा बहुत उसके ऊपर सरकार जो है थोड़ा ध्यान दे रही थी, लेकिन फिर आगे चल के जो है उसके ऊपर उतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट टीचर्स भी जो हैं वो उतना ज़्यादा उसमें अपॉइंट नहीं किया गया, और ट्रांसलेटिंग ऑफ बुक्स और ये सब सारा कुछ जो है वो किसी टाइम पे थोड़ा बहुत इस पे मतलब हुआ था काम, लेकिन उसके बाद उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अभी फ़िलहाल सिर्फ 230 टीचर जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे 1994 में, और उसके बाद जो है कि ये प्रोसेस बिल्कुल रुका हुआ है, और फर्दर इसके ऊपर और क्या होगा वो भी संदेशात्मक है कि आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा उसके बाद। जिस वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो ऑलवेज हमेशा ही रजिस्ट किए हैं कि किस तरीके से ये जो फोर्स्ड होमोनाइजेशन, मतलब कि अगर एक ही असम लैंग्वेज है सब जगह चलेगा, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सब जगह चलेगा, या फिर हिंदी लगे चलेगा, तो जिस वजह से उनका ट्राइबल कम्युनिटी जिसका अभी नंबर देखा कि कितना ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ उनका जो है प्रोमिनेंस घट जाएगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया 1960 के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो आया था उस वजह से खासी जो ट्राइब है वो इतना ज़्यादा वो लोग मतलब वॉयलेंट हो गए थे इस चीज़ के ऊपर कि उनको फिर मेघालय एक अलग स्टेट ही बना करके दे दिए थे। फिर ऐसी बोडो मूवमेंट भी जो उस समय ऑटोनॉमी के लिए वो लोग जो पीस ट्रीटी भी आपका जो बोडो के ऊपर में आपका साइन हुआ है, वो हम लोग असम वाले जो लेक्चर होगा अभी हम लोग का कुछ मतलब आज जो मैं डालूँगा उसमें आप देख लीजिएगा, बोडो पीस ट्रीटी वाला के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बोडो मूवमेंट भी जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो इसका रूट्स मतलब लैंग्वेज के ऊपर ही ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के ऊपर ही उनका रूट्स जो है जुड़ा हुआ था। फिर मिसिंग देओरीज, राभास ट्राइब ये सब भी जो है कंसिस्टेंटली जो है कि असमिक मूवमेंट को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ये अपने लैंग्वेजेस को जैसे कि बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, और ये सब जो लैंग्वेजेस हैं वो सब ज़्यादा प्रोमिनेंस ना पकड़े, इस वजह से ये मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटीज़ हैं वो लोग अपने लैंग्वेज को बचाने के ये सब चीज़ को मतलब थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहते हैं। फिर सीएए फैक्टर क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि जो नॉन आसमिक कम्युनिटीज़ हैं, जो कि जैसे वेस्ट बंगाल से आकर के और बस गए हैं बॉर्डर लाइंस में, फिर आपके हिंद और भी जो जैसे इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, तो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बिगड़ता जा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगड़ रहा है, तो जैसे अगर आ रहे हैं बाहर से लोग, वो लोग शादी कर रहे हैं कम्युनिटी वाले लोग के साथ, तो वो घर में जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उनका मदर टंग कुछ और ही होता है, या तो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, और नहीं तो फिर कोई एक मदर टंग बोलते हैं, दोनों नहीं बोलते। तो आगे चल के जो है मदर टंग जो जो उनका जो कम्युनिटी वाला जो ट्राइबल मदर टंग है वो खतरे में पड़ जाता है, जिस वजह से डेमोग्राफिक जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो ये पूरा मुद्दा जो चलता है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉरी, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी आता है वो इनके सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आता है, जिस वजह से सीएए मूवमेंट और ये सब सारा कुछ के ऊपर ये लोग इतना ज़्यादा मतलब उग्र थे। तो सीएए मूवमेंट में क्यों उग्र थे? क्योंकि देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था कि वहाँ पे जितने भी जो लोग हैं के असम के, तो वो लोग जो 1984 वाला जो मुद्दा आपको पूरा पता ही होगा। तो अभी कुछ दिन पहले 2000 जनवरी 2020 में एक आया कि गवर्नमेंट ऐसा है कि अलाउ करेगी बाहर जो इससे जैसे बांग्लादेश, फिर आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये सब से जितने भी अगर प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि ये लोग मुस्लिम ज़्यादा वहाँ मेजॉरिटी वाले देश हैं, तो इसके अंदर जितने माइनॉरिटीज़ हिंदू के ऊपर अगर हिंदू, सिख जो हैं ये लोग के ऊपर अगर ज़्यादा जुल्म होता है, तो वो लोग वहाँ से जो है कि ट्राइब मतलब माइग्रेट करके इंडिया में आ सकते हैं, और उनको जो है कि 5 साल के अंदर उनको जो है नेशनल सिटीज़नशिप मिल जाएगा। वैसे अभी नेचुरलाइज़ेशन वाला जो अभी अभी जो नियम है आपका नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू सिटीज़नशिप में, उसमें 11-12 साल आपको रहना पड़ता है, जिसमें कि 12 साल में से लास्ट जो साल है, 12वाँ साल जो है आपका, उसमें पूरा का पूरा 12 महीना आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में रहना है, इंडिया से बाहर नहीं जाना है। और दूसरा जो उसके पहले जो आपका जो जितना भी रहेगा जो टाइम, उसके अंदर मतलब जैसे 14 साल जो है, 14 साल में से 13 साल या ऐसा कुछ है कि उस उतना साल उतना जो टाइम है, 1 साल बस 1 साल घटा करके पूरे टाइम जो है आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। शायद 14 साल या 12 साल है, ऐसा कुछ है, आई एम मिसिंग दिस। मैं आपको वो जो असम वाले जो है उसमें सीएए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट
एज़ अ जॉब रिक्वायरमेंट, तो जॉब रिक्वायरमेंट जैसे हमने बताया कि अब असम जॉब रिक्वायरमेंट में जो होगा, वो असमीज़ जो बोलेगा, जो कि 10th अपना मैट्रिकुलेशन असमी लैंग्वेज से करेगा, वही असम में जॉब कर पाएगा। ये चीज़ आपका साउथ इंडिया में भी ये चीज़ आपका लॉ है। तो ये जो एक होमोनाइज़ जो किया जा रहा है असम में, असमीज़ नेशनलिज़्म को, तो वो आगे चल के जो देवड़ीस, राभास, ये मिसिंग कैटेगरी है, इनका जो लैंग्वेजेस है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी मात्र तक रह जाएगा ये कि सिर्फ़ स्पीकर हैं इसके लैंग्वेज के इस स्टेट में, उसके अलावा कोई प्रोमिनेंस नहीं, लिटरेचर को बढ़ावा नहीं, कुछ नहीं। तो इस वजह से ट्राइबल जो हैं कि इस इन्फिल्ट्रेशन और ये लोकल लैंग्वेज कल्चर जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं बहुत ज़्यादा, और असमीज़ हेजिमोनी जो है और होमोजेनिटी जो है उसका थोड़ा-सा ज़्यादा उससे डर भी लगता है और उसका विरोध भी ये लोग करते हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेशन है और ये जो लॉ अगर आ जाएगा, तो ये मार्जिनाइज़ेशन जो है इस कम्युनिटीज़ का, मतलब कि इस कम्युनिटीज़ को जो अंडरमाइन करते हैं लोग, जो इनको थोड़ा-सा नीचा समझते हैं, और ये थोड़ा-सा मतलब ये और डिग्रेड जो होते जा रहा है, तो ये इस चीज़ को, ये लॉ आने से और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि असमीज़, हिंदी, इंग्लिश पहले से ही 3 लैंग्वेज वो लोग सीखेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर उनके मदर टंग सीखने के लिए बहुत कम उनके पास टाइम बचेगा, बहुत कम लोग उस चीज़ को सीख पाएँगे। तो जिस वजह से ये पूरा आपका आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, क्रूशियल जुडिशियल एक्टर। तो जैसा आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा पुलिस कस्टडी के अंदर में 2 लोगों की मौत हो गई थी, तमिलनाडु सब थुकतुडी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उस चीज़ पे राइटर जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस राइटिंग के अंदर, और वो बोल रहे हैं कि ये जो जो वुडन रोलर्स और ये बूट्स को जो चला करके जो जो आम जनता का जो शोषण हो रहा है, वो और कितने दिन तक चलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो पुलिस का जो सर्च है, जैसे कि वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज था, उसको भी वो पुलिस स्टेशन वाला जो है वो हटा दिए हैं वो लोग। तो ये जो इनका ये जो राइट है, वो आम जनता को कौन देगा, उनका कौन विथहेल्ड करेगा। लेकिन ये फेटल वायलेंस जो होता है बार-बार आपके स्टेट एक्टर्स के थ्रू, मतलब पुलिस पुलिस जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है उसके थ्रू, वो बताता है कि किस प्रकार से हम लोग कॉलोनियल रूल से डेमोक्रेटिक पॉलिटी में तो आ गए, लेकिन हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिफॉर्म्स है वो आज तक नहीं हुआ, जिस वजह से वो अभी भी कॉलोनियल टाइम का ही हमें याद दिलाता है कि वो अभी भी कॉलोनियल ही रह गया है, और हम लोग को बताता है कि किस प्रकार से हमारे पे उस टाइम पे अत्याचार होता था, वैसे ही सेम अभी भी अत्याचार हो रहा है। हालाँकि जुडिशियरी इसके अंदर काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट बन कर के आया है आम जनता के लिए, क्योंकि जुडिशरी जो है एक बेकॉन बेकॉन मतलब जो हेडलाइट गाड़ी का होता है, वो उस तरीके से एक काम काम किया है, क्योंकि पहले 2 ऐसे केसेस राइटर हैं जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो अभी वाला केस, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने खुद से सो मोटो एक कंप्लेंट करके, सो मोटो क्या होता है, जिसमें कोई सा भी केस अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता है किसी के जज को या फिर किसी कोर्ट को, तो वो लोग खुद से बिना कोई किसी पीआईएल या कोई केस दायर किए हुए खुद से वो केस को उठा करके और नोटिस भेज सकते हैं, जो भी सामने वाला जो भी बंदा होगा, उसको भेज सकते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों किया। तो अभी इस टाइम पे मद्रास हाई कोर्ट ने खुद से इस चीज़ को उठाया है, ये मुद्दा को, और उसके ऊपर काफ़ी क्लोज़ली वो लोग वॉच भी रख रहे हैं। इसके पहले एक बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को पहले भी ऐसा रहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है इस चीज़ के ऊपर कि पुलिस रिफ़ॉर्म्स आना चाहिए, और पुलिस वायलेंस जो है, कस्टोडियल डेथ और ये सब सारा कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 केसेस, पहला केस जो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ हुआ, और एक केस है कि जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के साथ हुआ, 1994 सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ का दायरा हुआ था। तो दोनों में जो है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्म्स, क्राइटेरिया, गाइडलाइंस बताए 8-10, जो डीके बासु है उसमें 10 क्राइटेरियाज़ बताए थे कि कोई भी अगर बंदा पकड़ा जाएगा तो उसको ये हक है कि उसके पास पता होना चाहिए उसको कि वो किस लिए वहाँ पे वो मतलब अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा कि जो भी पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने जाएगा तो उसके नेम प्लेट जो है, बैज जो है, जो ऊपर वर्दी पे होता है, वो होना ज़रूरी है, ताकि वो उसका नाम जो है अपने वकील को बता सके। तीसरा कि वो उसके उसके घर वालों को उस टाइम पे पुलिस उसको अलाउ करेगी कि अपने घर वालों को या वकील को, दोस्त को, किसी को भी वो बता पाए कि मेरे को इस जगह पे से उठाया गया, इस वजह से उठाया गया, ताकि वकील जो है उसके पास आ सके। दूसरा, इंट्रोगेशन के टाइम पे अगर वो चाहे कल्प्रिट, तो वो अपने वकील को वहाँ
सामने रख सकता है, ताकि वो सभी सारी सिचुएशन को लॉफुल लेजिटिमेट तरीके से वकील जो है वो उसको लेकर के जाए। लेकिन पुलिस ये सब सारा कुछ मानती नहीं है। अभी वाले केस में भी जो है पुलिस ने साफ-साफ कह दिया है कि ये सब जो गाइडलाइंस थे डीके बासु वाला में, वो पुलिस कस्टोडियल के लिए था। लेकिन ये जो अभी जो डेथ हुआ है, वो हमने मजिस्ट्रेट के पास उसको पुट अप कर दिया था, उसके बाद उसका डेथ हुआ है। मतलब ये जुडिशियल कस्टडी में हो गया। मतलब जब तक पुलिस मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाती है, तब तक वो पुलिस कस्टडी में होती है, उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में हो जाती है। तो ये पुलिस मतलब इस प्रकार से अपना पलड़ा इससे झाड़ लिया है। लेकिन उसके बाद भी जो है कि क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट जो एक्ट आया था 2008 में, मतलब यही सब केस के वजह से, उसके बाद भी कोर्ट ने एक बार और प्रकाश सिंह, तो वो उस मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो जो क्रिमिनल कोड वाला जो 2008 वाला जो एक्ट आया था, तो वो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 वाला जो केस था, वो आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मतलब ऐसा दायर कर दिया कि भाई ऑल ओवर इंडिया में वो जो लॉज़ हैं वो सब जगह पे होने चाहिए एक पुलिस रिफॉर्म के, ताकि ये जो गाइडलाइंस है वो सारे स्टेट के सभी पुलिस जो है वो फॉलो करे। लेकिन स्टेट ऑफ तमिलनाडु को इस चीज़ को फॉलो करवाने में, ये जो रिफॉर्म है वो जो कि पास हुआ था, उस चीज़ को फॉलो करवाने में आपको 11 साल लग गया। 2013 में वो लॉ पास किया गया स्टेट में, फिर से 2017 तक वो लोग इफ़ेक्ट में आया। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि वो पूरे गाइडलाइंस जो वो लोग अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जुडिशरी सिर्फ़ इसी चीज़ में, वही रिफ़ॉर्म्स लाने में ही मतलब दिलचस्पी नहीं रखता है। पुलिस वायलेंस के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग ने मतलब डिफरेंट तरीके से वो लोग किस प्रकार से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इंश्योर करवा सके पुलिस जो है कि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहे। और जो है कि क्लोज़ सर्किट टीवी जो है वो सब लगा हो, ताकि बाहर बैठ के लोग जो हैं वो देख सकें उस चीज़ को। फिर कैमरा जो है पुलिस स्टेशन के अंदर होना चाहिए। इस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर भी कैमरा था, लेकिन उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो हटा दिया गया। तो ये सब सारा कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग आगे करें। इसलिए वो लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो, ताकि जो आगे चल के जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो जो मार-पीट के और फ़ोर्सफुली जो है उससे निकलवाया जाता है, जिसमें कभी-कभी जो है कमज़ोर जो अब ये लोग अगर जो क्रिमिनल्स आते हैं, बहुत सारे लोग कमज़ोर भी होते हैं, तो वो लोग अगर उसमें मर जाते हैं, तो वो सब चीज़ ना हो। अगर कोई कर लिया है पुलिस, तो उसको एक चीज़ डर लगा रहा है पुलिस में कि भाई ये मर जाएगा तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जिस वजह से ये चाहते थे मतलब सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट जो है कि ये रिफ़ॉर्म इस तरीके से आए, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर अभी तक होता आया है। आप पहले भी देखिए कि इतना कुछ रिफ़ॉर्म और ये सब सारा कुछ होने के बाद भी अभी करीब-करीब 2 डिकेड से ज़्यादा हो गया है, फिर भी हम लोग आज एक अनदर केस के साथ लेकर के बैठे हैं, और ये कुछ नॉर्मल नहीं है। डेली आप देखिए डेली हर दिन कस्टोडियल डेथ जो है हर दिन 5 होता है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा अभी ये इंस्टीट्यूशनल अपैथी में हम लोग गुज़र रहे हैं पुलिस रिफ़ॉर्म्स के एब्सेंस में। पुलिस रिफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कहते हैं कि ये सारा कुछ जो एविडेंस जो आया है, तो इसमें सिर्फ़ पुलिस ही ज़िम्मेवार नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारी जुडिशियरी की भी बनती है। क्योंकि जुडिशियरी बस खाली उतने दिन से आकर के और वो रिफ़ॉर्म दे कर के चले जा रहा है कि भाई ये करो, वो करो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है उससे, और कुछ भी चीज़ अच्छा ढंग ढंग से जो है रिफ़ॉर्म आ नहीं पा रहा है, डेली न्यू-न्यू केसेस आते जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप जुडिशियरी जो है वो सिर्फ़ बात करके, मतलब इंटेंशन नोबल है उनका, लेकिन वो जब धरातल पे काम करके नहीं दिखा पा रही है, तो उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जुडिशरी इस चीज़ में फ़ेल है। लेकिन ये भी सच है कि जुडिशरी अपने आप से क्या कर सकती है? ना उसके पास पावर है, ना उसके पास पैसा है। इस चीज़ को पुलिस रिफ़ॉर्म लाने के लिए उनके पास वो सिर्फ़ दलील ही, मतलब ऐसा कह ही सकती है ग स्टेट मतलब गवर्नमेंट को कि आप इसमें कुछ चेंजेज़ लेकर के आइए। उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती है। जुडिशरी जो है वो ये चीज़ बोल दिया था पहले ही कि क्रिमिनल लॉज़ जितने भी हैं वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जैसे थर्ड डिग्री जो पहले दिया जाता था, तो वो सब अब नहीं दिया जाएगा। तब सिवाय उसके कि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट वाला जो सीन हो ना हो, तब तक आम जनता के ऊपर नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो चीज़ को भी जो है कि सारे स्टेट्स अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लेम्स तो बहुत सारा करते हैं लोग कि सारे स्टेट्स वाले कि हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जुडिशरी को भी एक चीज़ अभी ध्यान देना होगा कि जुडिशरी इस वाले केस में भी
हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि एक आदमी की वजह से पूरे का पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है। तो उनको ये चीज़ जो बैगेज वो लेके चल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बैगेज, उस चीज़ से को उनको अपने कंधे से हटाना होगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि फ्यू एपल्स रूइनिंग द सिस्टम और रेपुटेशन जो उन्होंने यूज़ करा मद्रास हाई कोर्ट में, वो चीज़ को उनको देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिस्टम जो है, वुड ही तो मेन पूरे टी को खड़ा करता है ना, तो एक-एक आदमी से तो पूरा सिस्टम बनता है। तो आपको एक्चुअली अब ऐसा टाइम आ गया है कि पूरे डिपार्टमेंट में सैंक्शन लगाने की ज़रूरत है, फाइन, हेवी मनी फाइन लगाने की ज़रूरत है पूरे डिपार्टमेंट में। अगर एक आदमी भी पुलिस वाला कुछ ऐसा कुछ करता है, तो पूरा डिपार्टमेंट मिलके उसका फॉर्म मतलब फाइन भरेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पुलिस में जब वो थाने में मारपीट करेगा, तो बाकी के जो हवलदार और ये लोग हैं, वो लोग भी तो उसको चेक करेंगे ना, बोलेंगे सर मत कीजिए इतना मर जाएगा, हमारा पैसा भी कटेगा। तो ये सब जो है रिफ़ॉर्म लाने की अब ज़्यादा ज़रूरत है कि डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली जो है कि मजिस्ट्रेट और ये सब जो जो जुडिशियल है, वो लोग इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत कस्टोडियल डेथ के ऊपर थोड़ा-सा मतलब कंट्रोल कर पाएँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप थर्ड ये बताते हैं पॉइंट कि ओवर वर्क्ड मजिस्ट्रेट। जब देखिए जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी आपके कोर्ट्स हैं तो लोग जुडिशियल जैसे मद्रास हाई कोर्ट है तो वो लोग वहाँ से रिफॉर्म्स पास करता है लेकिन उसको नीचे अगर उतारना है तो पुलिस कोई भी जो पुलिस है वो ले जाके मजिस्ट्रेट के पास दिखाती है किसी भी क्रिमिनल को उनकी पेशी होती है मजिस्ट्रेट आगे बोलता है जो उसके बाद ही जो है हाँ ना जो भी करता है उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग्स भरती है तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पे हो तो मजिस्ट्रेट है अभी आपको ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो रिमांड में जितने लोग भी आ रहे हैं आपके मजिस्ट्रेट के पास, वो इस सब चीज़ को मतलब वहाँ से जो है कि आपका रिफ़ॉर्म सही तरीके से जो है कमांड में आए। नहीं तो फिर ये चीज़ तो आपको कंटिन्यू लूप में होता ही जाएगा और फ़ॉल्ट पे फ़ॉल्ट आते ही जाएगा और ये जो और भी ज़्यादा जो ये फेलियर है, वो आपकी जुडिशियरी की वज़ह से और भी ज़्यादा क्रिस्टलाइन होता जाएगा। तो ये था आर्टिकल हमारा। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर पहुँचते हैं। लास्ट आर्टिकल है हमारा जो कि है हाउ टू टेम द डिजिटल ड्रैगन। तो ये जो अभी जो 59 जो स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशंस जो अभी बैन हुए हैं, उसमें टिकटॉक और ये सब सारे के यूसी ब्राउज़र ये सब भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड था। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी उनको प्रॉब्लम्स हो गया है और इंडियन बहुत सारे स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं कि उनके न्यू ब्रांड्स में जो न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके अंदर वो लोग ऐप्स जो है वो लोग डाल के लिखते हैं। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है और इन सब के लिए आपको एक लीगल नोटिस चाहिए होता है जो कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ब्लॉक वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले वो चीज़ आपने दिया नहीं जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है। जो और भी बहुत सारे अगस्त 2012 में ऐसा एक हुआ था केस जिसके अंदर 245 वेबसाइट जो है उसको प्रिवेंट किया गया था और बेंगलुरु की जो है इंडिया की एक फर्म है बेंगलुरु के जो है इंडिया में उस टाइम पे ये एक्सोडस उस टाइम पे वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई किया गया था लेकिन इस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू ये ऑर्डर पास करवाया और इसके थ्रू उन्होंने सिर्फ एक प्रेस नोटिस निकाला और वो उसमें उसमें ये लिखा हुआ था कि बिकॉज़ हम लोग का ये सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का मामला है जिस वजह से हम लोग ये चीज़ को बैन कर रहे हैं इतने सारे एप्लीकेशंस को। लेकिन ये आपका सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है और ये जो है कि लैक ऑफ एग्ज़ामिनेशन का जो डिबेट जो चल रहा है पूरे इंडिया में कि आपने लीगल नोटिस नहीं दिया, उसको काफ़ी ज़्यादा हवा देता है। क्योंकि अब जनता को तो ये चीज़ जानने का हक ही है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार और दूसरा कि जो स्मार्टफ़ोन और भी डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं जो इनसे थोड़े से जो जुड़े हुए थे, जो एडवर्टाइज़मेंट दिए हुए थे इन सारे कंपनीज़ में, उनका पैसा फँसा हुआ था। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे इस कंपनीज़ के थ्रू, तो उनको भी ये चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा हक है। और दूसरा कि एक केस हुआ था 66 ए सेक्शन जो कि महाराष्ट्र में जो बाल ठाकरे से इन्वॉल्व था ये केस जिसमें कि एक छोटी-सी बच्ची थी जिन्होंने बाल ठाकरे का जब डेथ हुआ था तो जो उनका जो जुलूस जा रहा था समाधि का, तो उसमें उसने कुछ कमेंट कर दिया था फ़ेसबुक पे, तो उसको उठा के ले गई थी पुलिस बिना किसी कन्विक्शन के इमरजेंसी बेसिस पे और जिससे वो चैट कर रही थी उसको भी लेकर गई थी और वहाँ पे वो 16 साल की बच्ची थी और उसको उसके ऊपर जो है उन्होंने थोड़ा-सा मतलब टॉर्चर-वॉर्चर भी किया था। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो जो कॉग्निसेंस लेकर के और 66 ए जो है वो उन्होंने वो चीज़ को डिलीट किया था और उसके टाइम पे ही उन्होंने ये चीज़ कहा था कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है सीरियस में मतलब इमरजेंसी में ऐसा कुछ एड हॉक अगर प्रैक्टिस किया जाता है सरकार की तरफ से तो सामने वाले को
लीगल प्रोविजंस के अनुसार रिट का हम लोग प्रोविजन देंगे, तो वो पिटीशन दायर कर सकता है। लेकिन वो पिटीशन दायर करने के लिए उनके पास लीगल नोटिस चाहिए, लेकिन वो लीगल नोटिस तो इंडिया ने अभी तक प्रोवाइड करवाया नहीं। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डिबेट जो है वो मार्केट में अभी प्रचलित है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था वो उसका पूरा नाम। तो अभी ये चीज़ जो अब नहीं प्रोवाइड करवाया है, तो उसके बाद भी दूसरा और प्रोविजंस वो बताते हैं हमारे राइटर कि वेबसाइट ब्लॉकिंग रूल जो आया था 2009 में, उसके अंतर्गत भी जो है माइती माइती हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो है, वो उनके प्रिंसिपल पावर्स और रूल्स जितने भी हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली ये चीज़ को कवर अप नहीं करते हैं कि जिसके जो आपने ये चीज़ जो अभी बैन किया है, इसको परफेक्टली वो वाले रूल से, वेबसाइट ब्लॉकिंग रूल से आप कवर नहीं करते हो। क्योंकि पहली बात तो अब किसी को भी अगर आपको बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है, वो कंपनी है, तो उसको आप बैन करने से पहले उसको नोटिस भेजोगे, जो कि लीगल वो नोटिस के लीगल फॉर्म के साथ जाता है वो नोटिस। उसके बाद केस में चलता है, आपका केस चलता है उतने कुछ दिन तक। उसके बाद जो है कि आप उसको बैन करते हो। लेकिन आपने ये सारा कुछ मतलब बिल्कुल अब्रप्टली कर दिया, बिल्कुल किसी को कुछ बताए हुए तुरंत में कर दिया, आपने बैन कर दिया। तो ये बैन जो हुआ है, तो वो बैन आप ये तभी ऐसा कुछ हो सकता है जबकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा हो कि तुरंत बैन करना पड़ रहा है। तो लेकिन ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आपने प्रेस रिलीज़ में तो बताया नहीं। जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि चाइना के एग्रेशन की वजह से हमने ये चीज़ को ख़त्म किया है कि अगर वॉर हो जाएगा तो वो यहाँ से जो है डाटा चुरा रहे हैं, या फिर अगर हम बता देते तो वो डाटा तब तक यहाँ से चुरा लेते अपने काम भर का, और उसके बाद आगे चल के वो उसको उसको रिमोटली जो है हमारे मोबाइल्स को और ये सब चीज़ को ऑपरेट कर लेते। तो ये भी तो कहीं चाइना वर्ड वहाँ लिखा हुआ नहीं था ना आपके उस वाले प्रेस रिलीज़ में। अगर चाइना कोई वर्ड लिखा भी होता तभी तो, क्योंकि ओवरऑल मास में तो यही था कि चाइनीज़ हम लोग ऐप हटा रहे हैं। और अगर दूसरा कारण अगर आपका ये है कि इकोनॉमिकली उसको दबा रहे हैं आप चाइना को, तो ये आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है उससे थोड़ा-सा ये मतलब ये थोड़ा-सा अलग इंटरसेक्ट कर रहा है। आपका वर्ल्ड ट्रेड नॉर्म्स जो है उस चीज़ वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाता है कि आप एक मतलब अपने व्हिम्स एंड फैंसी के लिए किसी के इकोनॉमिकल जो है वो किसी दूसरे देश के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आप कर पाओ। तो जब तक आगे सिक्योरिटी पे आपका नहीं आता, इंटीग्रिटी पे, सोवरेनिटी पे नहीं आता, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और ऊपर से तब जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और हमारे जितने भी सिस्टम है उन सब में आपको हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लगा हुआ है, जिसमें हर एक को के पास फंडामेंटल राइट्स है और राइट टू लाइफ है। ये सारा कुछ आपका हमारे इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मतलब इम्प्रिंटेड है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इस तरीके का पुअर जो प्रदर्शन है वो नहीं दिखा सकती है। उसको प्रॉपर लेजिटिमेट लेजिस्लेशन के साथ चलना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं किया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि अब चाइना को हम अंडरग्रेड कर रहे हैं, वो ठीक है आप कीजिए। लेकिन उसको अंडरग्रेड करने के लिए जो आपने आप जो फ़ी पे करना चाह रहे हो, अपने डेमोक्रेसी के न सब के ऊपर सवाल जो पैदा कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और इस चीज़ में तो हमारी गवर्नमेंट पहले से ही थोड़ी-सी बदनाम है, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी तक जो है कि पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेंडिंग है, वो चीज़ को अभी तक ला नहीं पाई है। डाटा ही प्रिज़र्व करना है तो आप उसको लेजिटिमेट तरीके से कीजिए। आप उसको प्रॉपर एक एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कीजिए, जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूएसए के अंदर में कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टिगेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि अगर कोई भी एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स रहता है या फिर वो इंटरसेक्ट करता है किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फाउंडेशंस के साथ, मतलब कोई भी कंपनी आ रही है तो उसके साथ वो थोड़ा पैरासिटिक होते जा रहा है, उसके साथ उसको उठने नहीं दे रहा है। तो वो सब जो है वो एक लेजिस्लेशन है उनके पास, कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में, वो उस सब चीज़ को गवर्न करती है। तो वैसे ही कुछ अपना इंडियन गवर्नमेंट में भी चाहिए, एम्पावर कर सके गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपर लॉ बाउंड तरीके से ये सारा कुछ स्टेप्स ले, और एड हॉक तरीके से ना ले। क्योंकि एड हॉक तरीके से लेगा तो वो काफ़ी एग्रेसिव सिंगल पार्टी स्टेट हो जाएगा, और मतलब अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी लाता है, जो कि हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर से जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, आपके फॉरेन एफडीआईज़ जो आते हैं, वो हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, और जिस वजह से अगर इस तरीके के आपके अब्सर्ड लॉज़ या फिर अगर ऑर्डर्स आएँगे, तो आगे चल के जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लोग थोड़ा डरेंगे कि यहाँ पे इंडिया में आने से, कि हम लोग काम यहाँ पे आके कैसे करें। तो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में भी डेवलप हुआ है, हैदरा बेस्ड फर्म है, और कोविड-19 के लिए वैक्सीन इंडिया में पहली बार ये आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में ये हैदरा बेस्ड फर्म जो है वो बना रही है। कोवाक्सिन इसका नाम है, जिसको
अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए तब जब वो स्टडीज रैट्स, माइस और रैबिट्स के ऊपर कर चुका है। इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें नोवल कोरोना वायरस के डेड जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो सब यूज़ होंगे इसमें बनाने के लिए। उसके मीनवाइल पुणे बेस्ड एक फर्म भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलियन सेट्स ऑफ डोजेज जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेट है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बेस्ड वैक्सीन के ऊपर वो ये सारा कुछ बनाएगी। ऑक्सफोर्ड में जो है वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर जा चुके हैं और जैसे जैसे फेजेस जो है उनका क्लियर होता जाएगा तो वो मिलियंस ऑफ ये पुणे बेस्ड जो फर्म है वो मिलियंस ऑफ डोजेस जो है वो बनाना शुरू कर देगी इंडिया में। तो अगर इंडिया में वो पुणे बेस्ड फर्म बनाती है या फिर ये हैदराबाद बेस्ड फर्म बनाती है तो इंडिया में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं होगी वैक्सीन के वितरण में और लोगों के पास पहुंचने में। लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज में जैसे कि डब्ल्यूएचओ बताता है कि 17 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स में जा चुके हैं और 132 ऐसे प्री क्लिनिकल स्टेजेस पे जा चुके हैं। तो अगर दूसरा कंट्री कोई बनाता है तो फिर उससे लेकर के इंडिया में आने में और फिर वहाँ पे किस रेट में इंडिया में मिलता है ये चीज़, तो वो सब सारा कुछ देखने लायक होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन में जो हमने बोला था कि रिवीजन करेंगे आत्मनिर्भर भारत भारत क्या है। तो वो बेसिकली 5 स्टेजेस में 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफिक और डिमांड। सिस्टम में टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉडर्न इंडिया को किस प्रकार से रोड मैप सारा कुछ बना करके। इकोनॉमी को कैसे क्वांटम जंप करके हम लोग जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है हमें वो हम लोग को लेकर के आना है। और डिमांड में है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर डिमांड एंड सप्लाई जो होगा हमारा इंडिया बेस्ड कम से कम हो जाना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम लोग आइसोलेशन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कर रहे हैं बाहर देश से। हम लोग चूंकि ये जो है कि ये है कि इस वाले में ऐसा बताया गया कि लैंड लेबर लिक्विडिटी और लॉस के ऊपर काम करेंगे और सेल्फ रिलायंट मिशन बनेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर देश का सामान को यूज करना बंद कर देंगे, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड जो है हम लोग बाहर देश में देंगे कि इंडिया भी जो है कि अब सेल्फ रिलायंट बन गया है और जो है कि हमारे इंडिया का जो भी जो प्रोडक्ट्स होगा वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और बाहर दूसरे कंट्रीज के मार्केट में वहां भी कंपटीशन दे पाएगा। तो उस चीज को सेल्फ रिलायंट बना करके अपने आप को सशक्त करने का ये एक मिशन है, ना कि ये कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी टाइप का है कि जो जैसे कि बाहर का हम लोग कुछ सामान यूज नहीं करें। तो ऐसे कि ये अगर मैसेज फैलेगा तो फिर हमारा सामान भी बाहर देश में जो दूसरे लोग यूज करना बंद कर देंगे। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस हमारे देश ने मतलब अभी पास किया गया था जिसमें 20 लाख करोड़ है वो कि इसके एम के लिए पास किया गया था, जिसके अंतर्गत जो पिछला जीडीपी जो हमारा बजट आया था उसके अंदर भी जितने भी जो फॉर्म्स थे जो रेगुलेशन जो थे आरबीआई की ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड था। और ये 20 लाख करोड़ जो है वो हमारा 10% ऑफ टोटल ग्रॉस जीडीपी ऑफ 2019-20 का 10% है। फिर लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग को इसमें जो है कि वोकल फॉर लोकल एक स्लोगन निकला है और इसमें दो फेजेस में ये जारी होगा। पहला फेज में कि मेडिकल टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक टॉयज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट्स में ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाया जाएगा। और सेकेंड फेज में जो है जेम्स, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ से कि जो ये सब जेम्स जो है वो जाते हैं बाहर दूसरे देश में, और ज्वेलरी जो है जैसे कि कनाडा से हीरा आता है और गुजरात में उसको पॉलिश करके फिर हम लोग वापस भेजते हैं कनाडा। तो वो सब सारी चीज़ में और फार्मास्यूटिकल्स और स्टील में हम लोग का देश जो है वो करीब करीब वर्ल्ड में लीडिंग है। तो ये सब के ऊपर सेकेंड फेज में हम लोग लेकर के आएंगे। तो 5 पिलर में टोटल आएगा जो हमने अभी डिस्कस करा। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेली वोकैब द हिंदू। ये आप लोग देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। 10 लिखा है हमने उसमें। इसके साथ आज मैंने ये भी बताया कि कौन सा वर्ड है, कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप इसको चेक कर लेना एक बार। फिर हम लोग नेक्स्ट रिवीजन के ऊपर आते हैं। लैक्स ऑन सेफ्टी के ऊपर हमने बोला था कि ये नेवेली और वाइजैक डिजास्टर के जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले उसका सिर्फ मैप डिस्कस करेंगे कि वो मैप ही जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा। और फिर हमने डिस्कस किया था स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट असम इंक्लूजन इथियोस, जो असम के जो लिंग्विस्टिक वाले जो प्रॉब्लम था, जैसे कि अब 10th क्लास में जो है उनका वहाँ पे लागू कर दिया गया है कि अब जो भी जो असमी माध्यम से ही 10th जो क्रॉस करेंगे वही जो आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स क्रूशियल, जुडिशियली जिसमें हम लोग की देखेगी कैसे जो सन एंड फादर डियो जो था उसके वजह से उनको किस तरीके से वहाँ पे पुलिस वायलेंस में
कस्टोडियल डेथ हो जाती है उनकी, और किस प्रकार से जुडिशियरी उसके अंदर आज तक इंटरवीन करते आया है ये सब वायलेंस में, लेकिन कहीं न कहीं जुडिशियरी भी इन्वॉल्व रहता है ये सब सारा चीज़ में, क्योंकि वो सिर्फ़ जो है कि रिफ़ॉर्म्स पास करता है, लेकिन उसको धरातल पे किस प्रकार से उतारा जाए, उसकी उसके पास लेजिटिमेट पावर नहीं है, और ना ही वो उस तरीके से इनडायरेक्टली कुछ उतना हैवी पोज़ीशन कर पाया है। राइटर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हमें अब ऐसा टाइम आ गया है कि पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर जो है, पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है, एक आदमी की वजह से मतलब फाइन लगाना ज़रूरी हो गया है, ताकि पूरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उसको मिल कर के सपोर्ट करने के बजाय उसको रोकने का प्रयास करें। फिर कोवैक्सीन जो अभी जो एक हैदराबाद बेस्ड फर्म है वो बना रही है आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप में, और वो अभी ह्यूमन ट्रायल में गई है, और उसी में हमने ये भी डिस्कस किया है कि इस प्रकार से पुणे बेस्ड जो फर्म है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन जो चल रहा है, जिसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके डोजेस बनाने के लिए वो रेडी है। अगर जैसे ही वो पास हो जाता है तो मिलियंस ऑफ डोजेस जो है वो बनाए गए। फिर उसके बाद हमने प्रीलिम्स में जो है हमने मैप को अभी अभी हम देखेंगे। फिर ट्राइब्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, किस कौन-कौन से ट्राइब्स है, राजा बोगस ट्राइब्स, फिर मोएब ट्राइब, फिर आपका मिसिंग ट्राइब, ये सब सारे के बारे में हमने पढ़ा। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में हमने चर्चा की, हाइलाइट्स जो थे उसके 10 हाइलाइट, जो कि जिसमें क्या-क्या थे कि नाम होना चाहिए बैच के ऊपर, फिर आपको वकील को बुलाने का मौका है, फ़ोन अ फ्रेंड आप कर सकते हैं जब भी आप कोई पुलिस पकड़ के लेके जाए। तो ये सब सारे 10 पॉइंट हमने वहाँ पे डिस्कस किया। आत्मनिर्भर भारत स्कीम में क्या होता है, जो अभी हमने 5 पिलर डिस्कस किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या था कि जब जैसे ही पैंडेमिक चालू हुआ था तो प्रधानमंत्री ने ये चीज़ कहा था कि अब से पूरे देश भर में जो कि कहीं से भी कोई सा भी अगर आपका राशन कार्ड है, या अगर राशन कार्ड नहीं भी है, आप दूसरे स्टेट में जो है आप राशन उठा सकते हैं, जिसमें 5 केजी जो है कि चावल गेहूँ ऐसा कुछ दिया जाएगा। और वो चीज़ अब जो है वो ख़त्म होने वाली है कुछ दिन में, और उसके बाद भी अभी जो डबल राशन मिलने वाला सीन है वो जारी रहेगा नवंबर तक के लिए। तो हम लोग मैप देख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा नेवली, जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है, जो कि कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और इसके अगर आसपास ऐसा अगर आ जाता है कि ये किस वाले रिवर या फिर पॉन्ड के पास में है, तो ये रिवर है आपका इस वाले रिवर के पास में है, ये आपका तमिलनाडु पेनुमल लेक है। ठीक है। फिर वाइजैक, विशाखापत्तनम आपको पता ही होगा, विशाखापत्तनम को वाइजैक भी कहते हैं। ये आपका एक काफ़ी प्रोमिनेंट पोर्ट है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड भी है। वैसे किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फेमस ये है आपका कुछ मंदिर के लिए, रामाकृष्ण बीच के लिए, और बहुत सारे और भी बीचेस हैं। फिर सबमरीन म्यूजियम के लिए, और कुछ बंगलोज हैं, डच डच बैंगलोज, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर बढ़िया लगे आपको तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।